तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 58। रियांश की गाड़ी तेजी से सड़क पर भाग रही थी और वहीं उसके पीछे वो आदमी भी उसी रफ्तार से उसका पीछा कर रहा था। उस आदमी ने गाड़ी की तरफ देखते हुए किसी को फोन मिलाया। कुछ रिंग्स के बाद किसी ने दूसरी तरफ फोन उठाया। तभी वो आदमी बोला, काम हुआ, वो बस उस रास्ते में पहुंचने वाला है। वहीं रियांश अभी कहीं और नहीं, मल्होत्रा मेंशन जा रहा था। वो जानता था कि कुछ ही देर में व्योम की फ्लाइट थी ऑस्ट्रेलिया के लिए। उसके जाने से पहले वो उससे कुछ जरूरी बात करना चाहता था। रियांश पीछे सीट पर लीन होकर बैठा था। गाड़ी के शीशे पहले ही नीचे थे। बाहर से आती हल्की ठंडी हवाएं रियांश के चेहरे और बालों को छू रही थी। वहीं उसके चेहरे पर अभी भी वही गुस्सा था। रह रहकर उसे रूहानिका की बातें याद आ रही थी। अचानक उसने फ्रस्ट्रेशन में अपना हाथ जोर से सीट पर मारा। गाड़ी में पार्टीशन हमेशा लगा रहता था, इस वजह से ड्राइवर पीछे नहीं देख सकता था, पर ये तेज आवाज उसके कानों में पड़ी। आवाज सुनते ही वो धीमी आवाज में बोला, सर, आप ठीक हैं ना? ड्राइवर की आवाज सुनते ही रियांश ने एक लंबी सांस ली और उसी सख्त आवाज में बोला, मैं ठीक हूँ। तुम ड्राइविंग पर फोकस करो। ये सुनते ही ड्राइवर शांत हो गया। उधर ड्राइवर ड्राइव कर ही रहा था कि तभी अचानक एक गाड़ी तेज रफ्तार से ठीक उस गाड़ी के बगल से होकर निकली। उस कार की स्पीड इतनी तेज थी कि अगर ड्राइवर ने गाड़ी नहीं संभाली होती तो पक्का एक बड़ा हादसा हो जाता। ये झटका रियांश ने महसूस किया तो वो कड़क आवाज में बोला, ये क्या था? ड्राइवर डरती हुई आवाज में बोला, पता नहीं सर। अचानक एक गाड़ी ठीक बगल से गुजरी। अगर मैं गाड़ी मोड़ता नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। ये सुनते ही रियांश गुस्से में बोला, क्या? तभी ड्राइवर फिर बोला, लगता है उसने पी रखी है। काफी तेज रफ्तार में आगे गया है वो, सर। ये सुन रियांश बस गुस्से में मुट्ठियां भींच कर रह गया। उसे गुस्सा काफी आ रहा था, पर वो अभी कुछ नहीं कर सकता था। वो फिर एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। दूसरी तरफ एक गाड़ी एक सुनसान से रास्ते के किनारे खड़ी थी। गाड़ी में वही मास्क पहना इंसान था जो कुछ समय पहले रियांश की गाड़ी का पीछा कर रहा था। उसने अपना फोन निकाला और किसी को मैसेज टाइप किया, काम शुरू करो, मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। वो भी बस यहाँ पहुँचने वाला है। ये लिखकर उसने मैसेज भेज दिया। मैसेज भेजते ही उसने अपने फोन का कैमरा खोला और सामने उस खाली सड़क की तरफ फोन कर वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। अचानक उसकी नजर थोड़ी दूर पर वहां आती हुई एक गाड़ी पर गई। वो गाड़ी देखते ही उसकी आंखों में एक छिपी मुस्कान खिल उठी। कुछ ही देर में वो गाड़ी ठीक उस सड़क के बीचों बीच पहुंच गई। और जैसे ही वो सड़क के बीच पहुंची, वैसे ही अचानक वहां एक जोरदार बड़ा सा धमाका हुआ। दूसरी ओर कॉलेज। व्योम की गहरी आवाज सीधे महर के कानों में पड़ी, तुम सिर्फ मेरी हो। ये सुनते ही अचानक वो हैरानी से व्योम के चेहरे की तरफ देखने लगी, जिसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन नजर आ रहा था। पागलपन या जुनून, पता नहीं क्या था वो, पर महर की रूह अंदर तक सहम गई थी। उसकी बातें सुनते ही उसे जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये आखिर व्योम क्या कह रहा था। महर आंखों में आंसू और डर लिए व्योम की आंखों में झांक रही थी। वहीं व्योम अपने चेहरे पर डरावनी मुस्कान लिए उसकी आंखों में खोया था। तभी अचानक महर ने व्योम को देखते हुए खुद को दूर किया और कांपती हुई आवाज में बोली, ये सब तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। देखो, आज जो तुमने किया है वो सही नहीं।
उसने इतना ही कहा था कि व्योम ने झटके से आगे बढ़कर दूर जा रही मेहर का हाथ पकड़ लिया और जोर से अपनी तरफ खींचा। इसकी वजह से मेहर सीधे व्योम के सीने से जा टकराई। उसकी आंखों में अब एक डर था। वहीं व्योम के चेहरे पर वही टेढ़ी मुस्कान थी। वो बोला, तुम्हें पता है, आज मैं 6 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। ये सुनते ही मेहर डर और नासमझी में व्योम को देखने लगी। तभी व्योम अपनी बात दोहराते हुए अब गुस्से और तेज आवाज में बोला, मैंने तुमसे कुछ पूछा, तुम्हें पता है? ये सुनते ही मेहर डरते हुए जल्दी से सिर हाँ में हिलाती है। व्योम फिर अपने एक्सप्रेशन बदलकर वही मुस्कान लिए मेहर के करीब आया और बोला, हम तो मेरी एक बात आज कान खोलकर सुन लो मेहर। ये कहकर उसने अपनी पकड़ मेहर के हाथों पर थोड़ी कसी और फिर कहा, आज जो हुआ है वो दोबारा नहीं होना चाहिए। आज तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, पर अगली बार से मुझे तुम्हारे आसपास कोई भी लड़का नहीं दिखना चाहिए, समझी? ये सुनते ही मेहर के चेहरे पर दर्द झलक उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर व्योम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। तभी व्योम फिर बोला, ठीक। ये सुनते ही मेहर ने आंसू भरी आंखों से सिर हाँ में हिला दिया। आज मेहर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी बंधन में बंधी हो, एक ऐसी डोर में जो वो चाहकर भी तोड़ नहीं पा रही थी। मजबूरी में सिर हिलाने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं बचा। वहीं प्रिंसिपल रूम में अब तक चारों तरफ बातें शुरू हो चुकी थी। प्रिंसिपल काफी गुस्से में थे। उन्होंने दादाजी को फोन मिलाने की काफी कोशिश की, पर हर बार उनका फोन नॉट रीचेबल बता रहा था। अब उनके पास भी कोई और रास्ता नहीं बचा, खुद जाकर व्योम को रोकने के अलावा। वो प्रिंसिपल ऑफिस से निकल ही रहे थे कि तभी उनकी नजर सामने तेजी से अंदर आ रहे वंश पर गई, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ था। उस पर नजर पड़ते ही प्रिंसिपल वंश की तरफ बढ़ गए। उसके सामने पहुंचते ही वो सख्त आवाज में बोले, मिस्टर मल्होत्रा, अचानक आप आ गए? आप नहीं जानते कि आज व्योम ने। उन्होंने इतना ही कहा था कि वंश अब गुस्से में आग भरी आवाज में बोला, मैं सब जानता हूँ, आप बस ये बताइए कि वो कहाँ है। क्या होगा आगे व्योम का पागलपन और वंश का गुस्सा? उधर कैसा धमाका था? वो कौन है उस मास्क के पीछे छिपा, और कौन है वो अंधेरे में छुपा शख्स? आगे जाने के लिए पढ़िए। तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। लेखिका शिवांगी। तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 59। धमाका। एक जोरदार धमाका। सड़क के बीचों बीच वो गाड़ी पहुंचते ही वो गाड़ी जोरदार धमाके के साथ फट गई। धमाका इतना तेज था कि गाड़ी के चीथड़े चारों तरफ फैल गए और बचे कूचे पुर्जों में आग लग गई। हर तरफ आग की लपटें फैली थी। उस धमाके से तो वो सुनसान सी जगह तक हिल सी गई थी। वहीं पास में गाड़ी में मास्क लगाए बैठा शख्स सब कुछ अपने चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान लिए देख रहा था। फोन में अभी भी रिकॉर्डिंग ऑन थी। कुछ देर में वहाँ एक अजीब सी शांति, ऐसी शांति जो मानो कह रही हो, सब खत्म हो गया। वो आदमी वहीं कुछ देर तक बैठा रहा, फिर वो अचानक उस गाड़ी से बाहर निकला। निकलते ही उसने अपने हाथ में लिए फोन को बंद किया और सामने का नजारा देख मुस्कुराते हुए बोला, है। आखिर बॉस का काम हो गया। अब मैं आराम से यहाँ से निकल सकता हूँ। उसने ये कहा ही था कि तभी उसके हाथ में पकड़ा फोन फिर बजा। उसने फोन देखा, जिस पर बॉस नाम स्क्रीन पर शो हो रहा था। नाम पढ़ते ही उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो उठी। उसने हंसते हुए फोन उठाया। वहीं दूसरी तरफ उसी शख्स की गहरी आवाज आई, हेलो। तभी वो आदमी मुस्कुराकर बोला,
आपका दिया काम हो गया है बॉस। आपने जैसे कहा वैसे ही किया मैंने। कुछ देर में वो वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। उस आदमी की बात सुनते ही फोन के दूसरी तरफ वाला शख्स मुस्कुरा उठा। वो हंसते हुए बोला, वाह, मानना पड़ेगा तुम्हारे काम को। जैसा कहा वैसा किया। वो फिर एक लंबी सांस लेते हुए बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे पैसे भी तुम्हारे अकाउंट में पहुँच चुके हैं। अब जल्द से जल्द वहाँ से निकल जाओ। किसी की नजर तुम पर नहीं पड़नी चाहिए। ये सुनते ही उस आदमी ने कहा, जी थैंक यू सर, मैं बस यहाँ से निकल रहा हूँ। ये कहकर उसने फोन रख दिया। दूसरी तरफ उस शख्स ने फोन कटते ही धीमी आवाज में कहा, चलो, एक का काम तो खत्म हुआ। अब ऐसे एक एक कर सब कुछ खत्म कर सब अपने नाम करना है। ये कहते हुए वो जोर जोर से किसी शैतान की तरह हंस पड़ा। वहीं दूसरी ओर गाड़ी के पास खड़े आदमी ने एक आखिरी बार जल रही गाड़ी पर नजर डाली और फिर मुस्कान लिए जैसे ही मुड़ा, वैसे ही अचानक किसी के मजबूत हाथों ने पीछे से आगे बढ़कर उसके चेहरे पर एक काले रंग का कपड़ा रख दिया। पहले तो वो थोड़ा बचने के लिए तड़पा, मगर फिर उसके हाथ पांव धीरे धीरे चलते हुए रुकने लगे। तभी वो बेहोश हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। वो आधी बेहोशी की हालत में था। उसके हाथ पांव जैसे पैरालाइज हो चुके थे। अधखुली आंखों से उसे उसके सामने 4-5 काले रंग के कपड़े पहने आदमी दिखे और ऐसे जमीन पर पड़े पड़े वो कुछ देर में ही बेहोश हो गया। वहीं दूसरी तरफ वंश इस समय गुस्से में उस क्लास की तरफ बढ़ने लगा जहां व्योम था। उसके एक एक कदम काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे थे। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी। वो जैसे ही क्लास के बाहर पहुंचा, वैसे ही उसकी नजर सामने उस क्लासरूम से निकल रहे व्योम पर गई, जिसके हाथों में से खून निकल रहा था। उसके बाल और कपड़े पूरी तरह अस्त व्यस्त थे, चेहरा भी लाल। उसकी हालत देखते ही वंश का गुस्सा सीधे आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर उसको लेकर प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ गया। व्योम वंश का गुस्सा अच्छे से समझ रहा था, इसलिए वो भी बिना कुछ कहे उसके पीछे चल पड़ा। वंश वहाँ व्योम से बात नहीं करना चाहता था। आसपास पहले ही काफी तमाशा हो चुका था। वो और मुश्किलें नहीं खड़ी करना चाहता था। वंश जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ा, उसके सामने कुछ आदमी आकर खड़े हो गए। वंश रुक गया और उन्हें देखकर बोला, जिस लड़के को चोट लगी है उसे हॉस्पिटल पहुंचाओ और उस कमरे को पहले जैसा बना दो। ये सुनते ही वहाँ खड़े आदमियों ने सर हिलाया और कमरे की तरफ बढ़ गए। उनके जाते ही वंश दोबारा आगे की तरफ बढ़ा। वहीं महर इस समय लड़खड़ाते हुए कदमों से अपनी क्लास की तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और व्योम के गुस्से में कहे एक एक शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। वो व्योम से पहले नहीं डरती थी, पर आज उसके उस रूप को देखकर वो खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी। व्योम का इतने हक से ये कहना, तुम मेरी हो, उसके दिल में एक तीस सी पैदा कर रहा था। उसके मन में अभी भी वही सवाल और व्योम की हुई सारी हरकतें किसी पिक्चर की तरह घूम रही थी। वहीं प्रिंसिपल के केबिन में एक तेज थप्पड़ की आवाज गूंजी। ये थप्पड़ वंश ने व्योम को मारा था। थप्पड़ इतना तेज था कि व्योम का गाल एक तरफ झुक गया। वहाँ इस समय व्योम और वंश के अलावा कोई नहीं था। वंश गुस्से में चिल्लाया, पागल है तू, क्यों मारा उसे? ये सुनकर भी व्योम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सर झुकाए खड़ा रहा। उसके चेहरे पर न डर था न गिल्ट, बस एक अजीब सी शांति जो वंश को और भड़का रही थी।
जवाब न मिलने पर वंश से रहा नहीं गया। उसने झटके से व्योम की कॉलर पकड़ ली और चिल्लाया, मैंने कुछ पूछा है तुझसे, क्यों मारा तूने उस लड़के को? व्योम फिर भी चुप रहा। अब वंश ने उसे खुद से दूर धक्का दिया। व्योम लड़खड़ाते हुए पीछे हो गया। वंश फिर बोला, क्यों मारा उसे? क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? तभी प्रिंसिपल अंदर आए। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, मिस्टर मल्होत्रा, मुझे नहीं लगता कि उस लड़के के पापा शांत बैठेंगे। सुना है वो लड़का इस शहर के काफी बड़े और जाने माने परिवार से है। डर बस इस बात का है कि कहीं वो लोग ये बात मीडिया तक न ले जाए। ये सुनते ही वंश बोला, आप भूल रहे हैं प्रिंसिपल कि हम कौन हैं। और रही बात मीडिया की, तो वहाँ तक कोई बात नहीं पहुँचेगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि व्योम अपनी गलती के लिए माफी नहीं मांगेगा। वो अभी उस लड़के से जाकर सबके सामने माफी मांगेगा। ये सुनते ही अब तक चुप व्योम गुस्से में उबल पड़ा। कभी नहीं, मैं किसी से कोई माफी नहीं मांगने वाला हूँ। भाई, क्या होगा आगे? क्या व्योम माफी मांगेगा उस लड़के से? वही क्या हुआ उस आदमी का? और कौन थे वो आदमी? कैसे बेहोश हुआ वो? आगे जानने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। लेखिका शिवांगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर एंड कमेंट करें और अपना फीडबैक भी दें। शुक्रिया पढ़ने के लिए। अगला भाग जल्द आएगा। पढ़ने के लिए शुक्रिया।